फिर क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं a 67 years old man come to the office with a right tibial pain, ठीक है, right tibial pain है उसको, ठीक है। आगे वो कहता है with a starting 3 months ago and has an increased intensity over time, यानी उसको राइट टिबियल पेन है और वो इंटेंसिटी के साथ बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। ही आल्सो हैड प्रोग्रेसिव हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग, मैं आपको जो सिम्टम्स बता रहा हूँ ध्यान रखना। देखो पहले उसने कहा है कि जो पेन है, उसके बाद उसने हो गया, देखो उसने कहा है कि पेन है, पेन के बाद उसने कहा है कि हमारे पास जो है ना ये हियरिंग प्रॉब्लम भी है उसको। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली देखो लोकल टेंडरनेस नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद लंपी प्रोट्यूबरेंस ओवर द राइट टिबिया, क्या चीज नजर आ रही है, पहले आपको लोकल टेंडरनेस नजर आ रही है, उसके बाद और क्या चीज नजर आ रही है, आपको बोन बायोप्सी जब करवाई गई है तो बोन बायोप्सी में आपको क्या मिला, आपको न्यूमरस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स सम कंटेनिंग ओवर 100 न्यूक्लियाई। तो याद रखना बात कि जब भी कोई पेशेंट आता है टिबियल पेन के साथ, ठीक है, यानी कोई भी ज्वाइंट, कोई भी एक बोन है, ठीक है, मेनली हमारे पास बोन आई है, ठीक है, बोन की पेन के साथ आता है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, उसके साथ कोई हेयरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि देखो लोकल टेंडरनेस है, और मेनली बायोप्सी में आपको नजर आ रहा है, बायोप्सी में आपको जो है यहाँ क्या नजर आ रहा है, न्यूमरस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल नजर आ रहे हैं। तो ये आपको नजर आते हैं बेसिकली पैजेट डिसीज ऑफ द बोन में। और हमने पैजेट डिसीज ऑफ द बोन्स पढ़ा था, हमारे पास होता है ओस्टाइटिस डिफॉर्मिस, जिसमें आपका ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसमें ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही होती है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं पहले ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले देखो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास होता क्या, देखो जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं उसमें रैंक एल रिसेप्टर्स होते हैं, जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं उसमें रैंक रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये मिलते हैं तो ये मिलके हमारे पास क्या करवाते हैं, आपके जो है वो हमारे पास करवाते हैं बोन की ब्रेकडाउन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही होती है। तो ये हमारे पास करवाता है किसमें, पैजेट डिसीज ऑफ द बोन्स में डिफरेंशिएट करवा रहा होता है, ये हम कहते हैं ओस्टाइटिस डिफॉर्मिस। तो देखो द पेशेंट हैज अ पेन डिफॉर्मिटी ऑफ अ लॉन्ग बोन विद अ हियरिंग लॉस, दीज आर द टिपिकल फीचर्स ऑफ द पैजेट डिसीज ऑफ द बोन। तो अगर मैं देखो हमारे पास पैजेट डिसीज ऑफ द बोन में जो बोन के टर्बोन है बहुत इंक्रीज है। देखो हमने क्या कहा था, पैजेट डिसीज ऑफ द बोन में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है। देखो हमने याद रखो, हमने पैजेट डिसीज में 3 का नाम लिया था। हमने कहा था कि हमारे पास होता क्या, देखो हमने कहा था कि 3, एक होता अर्ली फेज, अर्ली फेज में सिर्फ ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, देख रहे हो। फिर हमने कहा था मिक्स्ड फेज, जिसमें ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही होती है। फिर हमने कहा था लेट फेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही होती है। तो ये हमने 3 फेज पढ़े थे पैजेट डिसीज ऑफ द बोन में। अब देखो ये हमने चीज डिस्कस की, उसके बाद अब हम बात करें कि हमारे पास इसमें जो है वो बात कर रहा है हमारे पास रिसेप्टर एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी लाइगेंड। अब देखो अब ये किसकी बात कर रही है, रैंक रिसेप्टर्स की बात कर रहा है कि हमारे पास जो रैंक रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे पास, देखो रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी लाइगेंड, कहता है कि जो रैंक रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। देखो हमें पता लग गया पैजेट डिसीज ऑफ द बोन है, तो पैजेट डिसीज ऑफ द बोन में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो हमें एक बात का पता है कि ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर भी वो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रैंक एल रिसेप्टर, ये देखो, और ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर रैंक रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जब रैंक एल रिसेप्टर्स रैंक रिसेप्टर के साथ मिलते हैं तो वो आगे से करते हैं, आगे से हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट रिलीज करवा के हमारे पास क्या करवाते हैं, बोन की ब्रेकडाउन करवाते हैं। तो ये कौन काम करवा रहा है, रैंक एल रिसेप्टर काम करवा रहे हैं, इस वजह से हम इसका ऑप्शन जो है वो रैंक एल रिसेप्टर से काम करते होते हैं, ठीक है। बाकी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर नहीं कह सकते, इंसुलिन नहीं कह सकते, ओस्टियोप्रोट्रैक्टिन नहीं कह सकते। अब देखो ओस्टियोप्रोट्रैक्टिन बेसिकली क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था ओस्टियोप्रोट्रैक्टिन जो होता है, ये देखो हम करता है जो एस्ट्रोजन होता है वो आपके ओस्टियोप्रोट्रैक्टिन को करवा रहा होता है स्टिमुलेट, जिसकी वजह से ओस्टियोप्रोट्रैक्टिन जाकर रैंक एल रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ना हो और बोन की ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं इसी की, हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने कहा पैजेट डिसीज ऑफ द बोन है, और पैजेट डिसीज ऑफ द बोन में हमारे पास रैंक एल रिसेप्टर बढ़ते हैं, रैंक एल रिसेप्टर की वजह से हमने कहा रिसेप्टर एक्टिवेटर का न्यूक्लियर कापा फैक्टर बी लाइगेंड, हमारे पास ये आता है इसका आंसर, ठीक हो गया।